हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक में। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस करी थी। आज हम लोग आगे कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक की ही इस प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं हम लोग। बात करनी हम लोगों को सबसे पहले दैट इज़ द डेंसिटी के बारे में देखेंगे हम लोग। डेंसिटी, आप सबको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। डेंसिटी जो है उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब आपको पता है कि वॉल्यूम जब बढ़ता है, मास जब बढ़ता है, तो डेंसिटी के बारे में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है। तो इन दैट केस मास एंड वॉल्यूम का रिलेशन हमें देखना पड़ेगा कि किस में इंक्रीज ज्यादा आ रहा है। मास में इंक्रीज ज्यादा आ रहा है या वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा आ रहा है। जिसमें मान के चलो वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा आ रहा है मास के कंपेयर में, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। बट जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में, तो हम लोग एक रूटीन चीज देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर वॉल्यूम क्या होता है, बताइए मुझे। वॉल्यूम होता है कम। एंड वॉल्यूम जब कम होता है तो डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारा मास बाय वॉल्यूम। एंड जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि नीचे की वैल्यू जब कम हो जाती है तो डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इतना याद रखिए कि कोई भी सीरीज, चाहे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हो या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। नो डाउट इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में। क्या है देखो, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर लो। वॉल्यूम कैसा है, लो है, किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट का, कंपेयर्ड विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, उनकी कंपेयर में ये ट्रांजिशन एलिमेंट के वॉल्यूम कम है। तो सीधी सी बात है कि वॉल्यूम कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड इसीलिए उनका वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से डेंसिटी यहां पर बढ़ेगी। तो यहां पर देख सकते हैं डेंसिटीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। तो एस ब्लॉक की कंपेयर में डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनकी डेंसिटी कैसी है बेटा, ज्यादा है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट की डेंसिटी ज्यादा है, मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी हायर है एस ब्लॉक की कंपेयर में। अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट हम जानते हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मास बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम कम हो रहा है एंड मास इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कॉमन सेंस बढ़ेगी। हेंस द डेंसिटी इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। तो स्कैंडियम की कंपेयर में टिटेनियम की, ये ग्रेटर और इक्वल को मत देखना बेटा। स्कैंडियम की कंपेयर में टिटेनियम की ग्रेटर और इक्वल नहीं, ग्रेटर ही होती है। फिर वेनेडियम की बड़ी होती है, फिर क्रोमियम, एमएन, आयन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर की यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम रहती है डेंसिटी। जबकि जिंक की डेंसिटी कम होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जिंक की डेंसिटी कम क्यों होती है, रीजन पता होना चाहिए। जिंक हैज अ लोअर डेंसिटी बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम। जिंक का वॉल्यूम कंपेयर टू कॉपर, निकल बड़ा होता है। एंड जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो नीचे की वैल्यू जब भी बढ़ेगी बेटा, नीचे की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अंडरस्टूड। देन आफ्टर हम सब जानते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है उसमें इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाते हैं। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन 4D में जाते हैं। एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन 5D में जाते हैं। तो इनका डेंसिटी का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की कंपेयर में सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड उसकी कंपेयर में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की डेंसिटी बढ़ती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इन अ ग्रुप। तो आपको एक ही ग्रुप के 3 एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे ये वाले 3, ये है आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, ये है फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट।
तो आपको ये ग्रुप के अंदर ये तीनों की जब कंपैरिजन करे तो ये x है, ये y है और ये z है। तो आपको इतना याद रखना है कि z की डेंसिटी y से बड़ी होगी एंड y की डेंसिटी x से बड़ी होगी। मैक्सिमम डेंसिटी की जब बात आए, मैक्सिमम डेंसिटी की बात आए तो इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है ऑस्मियम से ऑलमोस्ट सिमिलर जितनी। तो ऑस्मियम से भी वैसे तो ज़्यादा होती है किसकी, इरिडियम की डेंसिटी। तो ये डेंसिटी के बारे में है। इसमें से एमसीक्यू एक तो यहाँ से आ सकता है, यहाँ पर एमसीक्यू है, इसमें से कभी भी कोई थियरी नहीं आएगी, इसमें से जब आएगा तो एमसीक्यू ही आएगा। तो ये एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज इस तरह से दे रखी है कि शायद आप उसे समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर बहुत रिलायबल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप समझ पाओ ऐसी लैंग्वेज में यहाँ पर बात करी गई है। तो आई रिक्वेस्ट कि इसको आप नोट कर लीजिए। मैं पीडीएफ भी सेंड करूँगा, अभी पूरी नहीं बनी है बट मैं पीडीएफ बना के आपको सेंड कर लूँगा तो आपको काम लगेगा। ओके, चलिए। देन आफ्टर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात है। दे हैव अ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 मेटल ड्यू टू देयर हाई जेड इफेक्टिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट उनका जेड इफेक्टिव कैसा होता है, ज्यादा होता है। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होता है। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जैसे ही हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का यहां पर निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कैसा होता है बेटा, डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आया। तो यहां पर बता सकते हैं कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा है, हाई है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो दे हैव अ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 या 2 में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना बहुत आसान है कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड देन आफ्टर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर वेरी हाई। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट है। एंड बेटा याद रखना, मैंने पहले ही बताया है कि जो फुल्ली फिल्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक भी रखता है, कैडमियम भी रखता है एंड मर्क्यूरी भी रखता है। तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर वेरी वेरी हाई। समझ में आया पॉइंट। तो ये हाफ फिल्ड नहीं फुल फिल्ड है एंड फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अंडरस्टूड। तो ये बात हो गई बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अबाउट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए ये सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की। जनरली एस ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप नंबर 1 है तो उनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। ग्रुप नंबर 2 है तो उनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। ये कॉमन सी बात होती है। बट जब बात आए डी ब्लॉक एलिमेंट की तो एक ही एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है। मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों दिखा सकता है, उसके पीछे रीजन समझते हैं। N-1 D 1 to 10 एंड NS 1 to 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो S में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, S में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है। एंड बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनमें D में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है। पहले तो S में से ही रिलीज होगा, लेकिन S में से रिलीज होने के बाद भी D में से रिलीज हो सकता है। एंड 1 to 10
तो कभी एक दूर होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। मीन्स अलग अलग नंबर में डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट, द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। These different oxidation state are related to the electronic configuration of their atom. उन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखो, मैं बता ही वो रहा हूं अभी आपको कि NS में से एक या दो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, D में से 1 से 10 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है, एंड डिफरेंट नंबर के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। देन द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट is due to the participation of inner n-1d electron in addition to outer ns electron, because the energy of ns and n-1d subshell are nearly same. अब देखो, आज तक आप जो पढ़ के आए हो वो ऐसा पढ़ा हुआ है कि आउटर शेल में से जनरली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। बात सही है कि आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन उसको अलग लैंग्वेज में बताओ तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिनकी एनर्जी हायर होती है इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है। याद रखो, इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, कौन सी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिनकी एनर्जी हायर है उस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अंडरस्टूड? तो यहां पर किसकी एनर्जी हायर है बेटा? तो यहां पर 4s है और ये 3d, ये दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट नियर टू इक्वल है। अब जब नियरली इक्वल एनर्जी है तो s में से जब इलेक्ट्रॉन निकल सकता है ना, तब d में से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। s में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साथ में d ऑर्बिटल में से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, और इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट नंबर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो इन जनरल oxidation state of d block element is given as a minimum oxidation state. समझ में आया? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s या 5s या 6s, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड है कि थर्ड है, डज नॉट मैटर, बट s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे मिनिमम उतना ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है उसका, एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन। तो d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखना है, एंड नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन देखने हैं। समझ में आया? जैसे कि d ऑर्बिटल को देखा जाए तो वैसे तो उसकी 5 टाइप है, लेकिन 5 टाइप में से 1 2 3 4 5 6 7 8, मान के चलो d8 ले लिया मैंने, तो यहां पर अनपेयर्ड कितने बेटा? 2। जब 2 अनपेयर्ड है तो 2 यहां से निकल सकते हैं, एंड s इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो निकल सकते हैं। समझ में आया? लेकिन 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 याद रखो, हर बार ये चीज सही नहीं होती है। बहुत सारी जगह पे ये एक्सेप्शन होगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी इसके साथ इक्वल नहीं होगा, मैक्सिमम नंबर भी इसके साथ इक्वल नहीं होगा। ये इन जनरल आइडिया लेने के लिए लिखा गया है, ये कहीं बुक में नहीं लिखा, ये हमने लिखा है। तो ये इन जनरल आइडिया के लिए लिखा गया है, तो बेटा बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को जरा समझ लेते हैं। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को जरा नजर में लेके आइए। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। यहां पर इसकी आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है। अब जरा स्कैंडियम में देखिए।
स्कैंडियम +2 एंड स्कैंडियम +3, यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों में स्टेबल कौन, तो +3 स्टेबल है। रीजन बता देता हूं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि D0, D5 एंड D10 ये तीन ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो एलिमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। एलिमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। D0 का मतलब क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन। D5 का मतलब है हाफ फिल्ड एंड D10 का मतलब है कंप्लीटली फिल्ड, राइट? तो ये तीनों क्या प्रोवाइड करती है? स्टेबिलिटी। स्कैंडियम +3 इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंसीडर करता है। देखो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s के 2 एंड 3d का 1। तो तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाने से +3 ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। टिटेनियम में मिनिमम 2 निकल सकते हैं एंड मैक्सिमम चारों निकल सकते हैं। तो देखो, +2 +3 +4 ये तीनों पॉसिबिलिटीज है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ये सबसे पावरफुल उसकी प्रॉपर्टी है। वेनेडियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सकते हैं, तो मिनिमम 2 निकल सकते हैं और मैक्सिमम 5 निकल सकते हैं। तो +2 से लेके +5 तक के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग वेनेडियम में देख सकते हैं। यहां पर 4s में से एक नहीं निकलेगा, +2 हो सकता है मिनिमम, ये जरा ध्यान रखना। इसीलिए मैंने बोला था कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हर बार s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होती, बहुत सारे एक्सेप्शन है इसमें। लेकिन मैक्सिमम देखो तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक और चीज, ये जो ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखे गए हैं वो अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन इन अ ब्रैकेट आर अनस्टेबल, यहां पर लिखा हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हो। ब्रैकेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है आर अनस्टेबल्स। ओके, ये पॉइंट याद रखना। अब Mn की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल सकते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो +7 मैक्सिमम, इसमें +5 अनस्टेबल। फिर यहां से 2 मिनिमम एंड टोटल ये D6 है बेटा। अब 6 के 6 को नहीं निकाल सकते आप, हमारा रूल क्या था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन डी ऑर्बिटल। तो यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां पर 6, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एंड यहां से 2, टोटल यहां से 4 एंड s के कितने? 2। तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकल सकता है 6। तो देखो 6, यहां पर देखो 3d7 4s2, तो यहां से 2 और 7 है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझ लेना ध्यान से। यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 3 है, ये 3 और ये 2, तो टोटल +5 होनी चाहिए जो दिख नहीं रही है। समझ में आया? देन निकल की बात करें तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, D8 है। अब जब D8 है तो यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख लो तो 2 यहां पर आएंगे, तो 2 अनपेड यहां पर है एंड 2 4s के, टोटल +4 मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम +2। कॉपर में मिनिमम +1 और यहां से एक जा सकता है, तो +2 मैक्सिमम है। हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो ये भी एक्सेप्शन पे आता है, याद रखना। जिंक की मैं बात करूं तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है 4s के अंदर। जब 2 इलेक्ट्रॉन 4s में है तो 2 निकल सकते, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करें हम लोग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक। मैक्सिमम डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +8। कितनी आती है? +8। किसकी होती है? OS ऑस्मियम एंड RU रोनियम। Then after transition element shows 0 oxidation state in metal carbonyls. Nickel and iron
ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कार्बोनिल के साथ कंपाउंड बनाते हैं, एंड वो बनाते हैं NiCO4 एंड FeCO5। ये CO कार्बोनाइल है, ये कोबाल्ट नहीं है। मेटल के साथ CO को आप लोग नाम दोगे नेक्स्ट चैप्टर में लिगैंड। क्या नाम दोगे? लिगैंड के नाम से जानोगे। यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, तो याद रखना है। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले 4 एग्जाम्पल जो यहां पर लिखे गए हैं वो है इनर्ट गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। +2 की कंपेयर में +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज ये D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं। टिटेनियम +3 की कंपेयर में टिटेनियम +4 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, रीजन सेम, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। Mn+6 की कंपेयर में Mn+7 जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, रीजन +7 D0 को कंसीडर करता है। वेनेडियम +4 की कंपेयर में वेनेडियम +5 जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, रीजन वो D10 को सपोर्ट करता है। उसके बाद देखा जाए तो Mn+3 एंड Mn+2 में Mn+2 जो है वो D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसलिए उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आपको यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच वन इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सही ऑर्डर क्या है। जैसे कि Mn+3 की कंपेयर में Mn+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्रोमियम +2 की कंपेयर में क्रोमियम +3 की ज्यादा। अब ये थोड़ा अलग से याद रखना है। रीजन ये है कि जब D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए तो वो मोर स्टेबल होती है D4 की कंपेयर में इन एक्वायस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वायस सॉल्यूशन में जब भी स्टेबिलिटी देखनी होती है तो हमें हाइड्रेशन एंथैल्पी भी वहां पर देखनी पड़ती है, एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी को देखते हुए जब बात करनी होती है तो हमें याद रखना पड़ेगा ये प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, these are the experimental value, so D3 is more stable than D4 in aqueous solution। then आगे बढ़े तो Ni+2 एंड Ni+4 के अंदर Ni+2 ज्यादा स्टेबल है, रीजन निकल में से 4 बार इलेक्ट्रॉन को निकालना, पहले निकल +1 फॉर्म करना, फिर निकल +2 को फॉर्म करना, फिर निकल +3 का फॉर्मेशन करना, एंड देन निकल +4 का फॉर्मेशन करना। तो यहां पर हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 देना पड़ेगा, देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2, देन 3 एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल 4। ये चारों का जब मैं टोटल करूंगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए निकल +4 स्टेबल नहीं है, जबकि प्लेटिनम +2 एंड प्लेटिनम +4 में प्लेटिनम +4 ज्यादा स्टेबल है। रीजन प्लेटिनम में से 4 इलेक्ट्रॉन दूर करना आसान है कंपेयर टू निकल। तो बेटा ध्यान रखना, निकल के अंदर +2 की कंपेयर में +4 लेस स्टेबल, उल्टा लिख लिया मैंने, लेस स्टेबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर निकल +2 ज्यादा स्टेबल है, निकल +4 लेस स्टेबल, जबकि प्लेटिनम में +2 इज अ मोर स्टेबल देन प्लेटिनम, +2 इज अ लेस स्टेबल देन प्लेटिनम +4, ये याद रखना है। क्लियर है सबको? देन आफ्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूं, जो लिख के यहां पर दिया गया है वो आपको नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ऑन मूविंग इन अ पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। आपको पता है वेनेडियम के बाद क्रोमियम आता है, फिर Mn आता है, इसका नंबर होता है 23 एटॉमिक नंबर, इसका 24, इसका 25। अब वेनेडियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, क्रोमियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 एंड Mn की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो वेनेडियम ज्यादा स्टेबल होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वेनेडियम +5 इज अ मोर स्टेबल देन क्रोमियम +6 एंड क्रोमियम +6 इज अ मोर स्टेबल देन Mn +7।
तो ये उसके एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप। इसमें वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, क्रोमियम यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, एंड Mn यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। क्लियर? देन आफ्टर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ग्रुप में जब नीचे आते हैं, क्रोमियम के जस्ट नीचे होता है मॉलिब्डेनम और उसके जस्ट नीचे होता है टंगस्टन बेटा। तो यहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। +6 ये ले लो, +6 ये ले लो और +6 टंगस्टन का ले लो। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ग्रुप में नीचे जाए तो स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले ले तो CrO3, MoO3 एंड WO3 में CrO3 की कंपेयर में MoO3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है एंड उसकी कंपेयर में WO3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। देन आफ्टर Mn की बात करें, Tc की बात करें एंड Re, Mn के जस्ट नीचे क्रोमियम के बाजू में रहता है Mn, MO के बाद आता है Tc एंड W के बाद आता है Re। तो वो भी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। +7 स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दीज आर दी वेरी गुड क्वेश्चंस। तो ये MCQ में आ सकते हैं बेटा, लिख के रखना। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं अब लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जब भी बात करें तो जनरली हम लोग किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने का रिएक्शन लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं? क्या ये कंप्लीट रिएक्शन लिखा है मैंने? नो। हम लोग लिखते हैं यहां पर कोई भी एलिमेंट को गैसियस स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें से जाता है, आयन बनता है गैसियस स्टेट में, और यहां पर हमें देना पड़ता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या देना पड़ता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। बट जरा आप यहां पर गौर करिए, तो यहां पर देखोगे तो मैंने जो रिएक्शन लिखा उससे बिल्कुल अलग रिएक्शन है। तो यहां पर कहानी कुछ अलग बयां करती है कि भाई सॉलिड है तो पहले गैस बनाओ, गैस बनाने के बाद उसमें से आयन बनाओ, एंड आयन बनाने के बाद उसको एक्वायस सॉल्यूशन जैसा बना लो। तो हमें कुछ डिफरेंट स्टेप में से इसे पास आउट करना होगा, राइट? तो यहां पर सबसे पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने का रिएक्शन सब्लिमेशन रिएक्शन, गैस में से आयन बनाने का रिएक्शन ये वाला जिसे बोलते हैं आयोनाइजेशन रिएक्शन, एंड आयंस में से M+ एक्वायस बनाने का रिएक्शन दैट इज अ हाइड्रेशन रिएक्शन। तो अब देखो, in addition to ionization enthalpy, the other factors such as the enthalpy of sublimation, hydration enthalpy वो भी इंपॉर्टेंट है। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तय करने के लिए सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी नहीं है। उस आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमें सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी भी देखनी पड़ती है। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ सॉल्यूशन। तो कोई भी एलिमेंट की पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है कि अनस्टेबल इन अ सॉल्यूशन, वो देखने के लिए हमें ये तीनों एंथैल्पी का टोटल देखना होगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन इन अ टर्म ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो ये तीनों का जो टोटल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बोलते हैं, जिसे आगे समझते हैं हम लोग। पॉइंट यहां पर समझने जैसा ये है देखना बेटा, यहां पर आपने बोन हेबर साइकिल तो पढ़ा हुआ है। तो सॉलिड जो है उसको सबसे पहले गैस में कन्वर्ट किया, क्या किया? सब्लिमेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करी। गैस को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, तो यहां पर हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ी। एंड गैस को एक्वायस में कन्वर्ट किया, इसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी चाहिए। तो कहानी यहां पर यह है कि सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन, ये तीनों का टोटल हमें ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी देगा। तो सब्लिमेशन ये है, आयोनाइजेशन और ये है हाइड्रेशन,
ये तीनों का टोटल देखना पड़ेगा। अब एसओपी की बात करें, एसओपी जब पॉजिटिव होता है, एसओपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पॉइंट को बेटा समझना ध्यान से। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स वो एलिमेंट का खुद का ऑक्सीडेशन आसान है, दैट मीन ऑक्सीडेशन विल बी इजी। यदि किसी का एसआरपी पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, दैट मीन द रिडक्शन विल बी इजी। तो जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वो रिएक्शन इजी होगा। जैसे कि एसओपी पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन विल बी इजी। यदि एसआरपी पॉजिटिव है तो रिडक्शन विल बी इजी। समझ में आ रहा है पॉइंट? देखो, सम इंपॉर्टेंस एग्जांपल्स यहां पर लिख के दिए हैं। पहला, E0 Mn m+2 से m, ये क्या बया करता है? m+2 से m का मतलब क्या है? +2 में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करो एंड यहां पर m ले लो। तो m+2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, रिएक्शन का नेम हो गया रिडक्शन। तो ये बात है रिडक्शन पोटेंशियल की। पॉजिटिव ओनली फॉर कॉपर अमॉन्ग द 3D एलिमेंट्स। समझ में आया पॉइंट? सिर्फ कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है 3D एलिमेंट्स में, मींस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सिर्फ कॉपर के लिए ये रिडक्शन पोटेंशियल SRP जो है वो पॉजिटिव है, सिर्फ कॉपर के लिए, बाकी सब के लिए नेगेटिव। रीजन, because hydration energy of copper 2+ is not enough to compensate for sublimation energy then after IE1 and IE2 for copper। समझ में आ रहा है? हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा इनफ नहीं है सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंपेयर में। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज का टोटल किया जाए, सब्लिमेशन एंथैल्पी का टोटल किया जाए एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी का टोटल किया जाए तो हमें वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। देन आफ्टर बात करें E0 m+3+2, इसका मतलब समझ लो m+3 m+2 कब बन सकता है बताओ मुझे? m+3 m+2 कब बन सकता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे। जैसे कि यहां पर आपको ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ पहले तो ये भी हमारा SRP ही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन क्रोमियम के लिए देखा जाए तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। क्रोमियम +3 से क्रोमियम +2 बनना आसान नहीं है, तो उल्टा आसान होगा, +2 से +3 आसानी से बनेगा। दैट मीन क्रोमियम +2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बट क्रोमियम +3 हैज अ T2G हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक नया पॉइंट है आपके लिए, T2G। देखिए, d ऑर्बिटल जो है वो दो टोटल 5 टाइप की है, 5 टाइप की है, उसमें से T2G एंड EG में उसे कन्वर्ट किया जाता है। मींस 2 ऑर्बिटल होती है वो EG होती है, EG नाम दिया गया है, एंड 3 ऑर्बिटल जो होती है उसे T2G नाम दिया गया है। ये होती है DXY, DYZ, DZX, और ये दोनों होती है DZ² एंड DX² Y²। ये एक्चुअल में EG एंड T2G के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें बात करेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए याद रखो कि क्रोमियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वैसे क्रोमियम की क्या होती है, 24 नंबर का एलिमेंट है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? 4s1 एंड 3d5। +3 करें तो यहां से 1 निकलेगा, यहां से 2 निकलेंगे, तो यहां पर 3d3, तो d3, तो ये T2G की तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाफ फील्ड है इसीलिए ये स्टेबल है। अभी समझ में नहीं आए तो चिंता मत करना, बट मैं कहना ये चाहता हूं कि क्रोमियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो होती है 3d2, एंड 3d2 की कंपेयर में 3d3 मोर स्टेबल है। अंडरस्टूड?
तो क्रोमियम प्लस 2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम प्लस 2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा एंड वो +3 में आसानी से कन्वर्ट होगी। तो इसका SRP नेगेटिव है, बट इसका SOP देखा जाए तो पॉजिटिव आएगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है इसी वजह से। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए तो पॉइंट है E0 Mn+3 Mn+2 पॉजिटिव। ये बता रहा है कि Mn+3 से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए +3 में, तो ये बनेगा Mn+2 और ये हुआ रिडक्शन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स Mn+3 से Mn+2 बनना आसान है। देखते हैं क्यों ऐसा होगा भाई। Mn+3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो क्या होगी, एंड Mn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो क्या होगी। ये होगी 3d5 और ये होगी 3d4। अब आपको देख के ही पता चल गया कि D5 स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि D में 5 इलेक्ट्रॉन है, एंड D में 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है पांचों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, जो कैसा है, हाफ फिल्ड है। कैसा है बेटा, हाफ फिल्ड है। एंड हाफ फिल्ड जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। दैट मीन Mn+3 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि उसका खुद का हो रहा है रिडक्शन। देखो यहां पर उसका खुद का हो रहा है रिडक्शन ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ आई। तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्रोमियम+2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, Mn+3 एज एन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने आपको जितनी जरूरी है इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर शेयर करी है। आई होप दिस विल हेल्प यू लॉट। एंड आगे हम लोग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनमें हैलाइड कैसे बनते हैं, ऑक्साइड किस तरह से बनते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको जितनी इंफॉर्मेशन अभी मैंने प्रोवाइड करी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है। जब तक आप याद नहीं करोगे, ये चैप्टर तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, विद इन 4 to 5 days ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। तो ये चैप्टर को साथ में आपने काम नहीं किया तो फिर फंसोगे आप। तो बहुत अच्छे से इसे याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।